आज हम लोग 20वीं शताब्दी की एक और महत्वपूर्ण विचारधारा सर्वाधिकारवाद यानी टोटलिटेरियनिज़्म पर विचार करेंगे, जिसका मुख्य प्रभाव 2 महायुद्धों के बीच में रहा। और वैसे तो कई देशों में सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं कायम हुई हैं, लेकिन हाना आरेंट मानती हैं, जो कि एक बड़ी प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, कि 20वीं शताब्दी में जो सर्वाधिकारवाद के 2 रूप देखने को मिले, वो एक फाजीवादी या नाजीवादी सर्वाधिकारवाद है और दूसरा जो साम्यवादी सर्वाधिकारवाद है। फासीवादी दृष्टिकोण इटली में प्रतिपादित हुआ, नाजीवाद या नेशनल सोशलिज्म का प्रतिपादन जर्मनी में हुआ। साम्यवादी सर्वाधिकारवाद का जो मुख्य गढ़ था वो सोवियत संघ था, विशेष रूप से सोवियत संघ में स्टालिन का शासनकाल। ये उनका ये मानना है कि ये जो मुख्य सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं थीं, वो तो ये 3 व्यवस्थाएं थीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसके अलावा भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं 20वीं शताब्दी में कई देशों में देखने को मिली। उदाहरण के तौर से स्पेन में जनरल फ्रैंको का जो शासनकाल था, जिस विचारधारा का वहाँ प्रतिपादन किया गया, जिसको फेलिंगिज्म कहा गया, वो भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था थी। 1949 के बाद चीन में माओ के नेतृत्व में जो व्यवस्था स्थापित हुई, वो भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था थी। कंबोडिया में जो पोल पोट का शासन था, वो भी सर्वाधिकारवादी शासन था। और आजकल उत्तर कोरिया में जो किम का शासन तंत्र है, वो भी सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र है। और भी अनेक इसके दृष्टांत हैं। तो सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही और हाना आरेंट मानती हैं कि ये एक नया शासन तंत्र था, नोवेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अधिनायकवादी शासन तंत्र तो पहले भी मानव इतिहास में हुए हैं, डिक्टेटरशिप्स भी हुई हैं, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन ये जो टोटलिटेरियन सिस्टम है, ये एक नए प्रकार की व्यवस्था थी, जो कि 20वीं शताब्दी में हमारे सामने आई। और इस सर्वाधिकारवादी व्यवस्था ने 20वीं शताब्दी की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। वैसे तो जो इटली में मुसोलिनी का शासन था, या जर्मनी में हिटलर का शासन था, या रूस में स्टालिन का शासन था, या स्पेन में जनरल फ्रैंको का शासन था, ये सभी सर्वाधिकारवाद के दृष्टांत हैं। लेकिन सर्वाधिकारवाद को हम के विषय में विद्वानों का ऐसा मानना है कि वो कोई एक क्लियर और कोहेरेंट डॉक्ट्रिन नहीं है, कि सर्वाधिकार, और सेबाइन कहते हैं कि इसका कारण यह है कि सर्वाधिकारवाद एक मशरूम ग्रोथ थी, अचानक पैदा हो गई। ये जो व्यवस्था है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, जैसे कि मशरूम अचानक पैदा हो जाते हैं, उसी तरह से ये सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्थाएं थीं, वो भी प्रथम महायुद्ध के बाद की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां थीं यूरोप के देशों की, और जो बड़ी जटिल परिस्थितियां थीं, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक असंतोष और उथल पुथल अपने चरम सीमा पर थी,
तो उन विशिष्ट परिस्थितियों में सर्वाधिकारवाद का उदय हुआ। तो इसलिए ये कोई कोहेरेंट या कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी के तौर से इसका हम अगर इसको देखना चाहेंगे तो शायद वो तो उचित नहीं होगा। और इसी बात को डेनियल बेल जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि जो टोटलिटेरियनिज्म है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रियलिटी की खोज कर रहा है। टोटलिटेरियनिज्म इज़ ए कॉन्सेप्ट इन सर्च ऑफ रियलिटी। मतलब उनका यह है कि इसका निश्चित स्वरूप कभी बन नहीं पाया, या इसके निश्चित स्वरूप के विषय में हम कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी रही उसके डाइवर्स और डेस्परेट सोर्सेज रहे, और कुछ परिस्थिति जन्य थी। इसलिए रोजर स्क्रूटन तो कहते हैं कि ये आइडियोलॉजी नहीं है, एक पॉलिटिकल फेनोमेना है, कि एक विशेष प्रकार की राजनीति का उदय हुआ, एक विशेष प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो इसलिए इसको आइडियोलॉजी कहना शायद उतना उचित ना हो, इसको एक पॉलिटिकल फेनोमेना कहना ज़्यादा उचित होगा। तो ये एक पक्ष है सर्वाधिकारवाद के विषय में जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, कि ये कोई क्लियर कट कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी नहीं है जिस पर सब लोग सहमत हों। जितने भी इसके मानने वाले, जिनको भी हम टोटलिटेरियन कहते हैं, वो सब लोग किसी एक डॉक्ट्रिन के ऊपर सहमत हों, उसके कुछ मूल सूत्रों और सिद्धांतों को सब लोग मानते हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिद्धांत मुख्यतः परिस्थितियों की उपज थी, और जो कुछ भी उन्होंने डॉक्ट्रिन्स बनाए वो वस्तुतः रेशनलाइजेशंस थे, यानी अपने को जस्टिफाई करने के लिए कुछ डॉक्ट्रिन बाद में गढ़ लिए, रेशनलाइजेशंस थे। और ये जो टोटलिटेरियन थिंकर्स हैं या जो आइडियोलॉग्स हैं, वो कहते भी हैं कि हम लोग तो एक्शन में बिलीव करते हैं, थियोरी में बिलीव नहीं करते। मुसोलिनी ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग तो बंजारे हैं, वी फासिस्ट आर दी बंजाराज ऑफ द इटालियन पॉलिटिक्स। तो हम लोग कोई वैचारिक रूप से कोई बड़ा सुस्पष्ट चिंतन या दर्शन बनाने में, गढ़ने में विश्वास नहीं करते। हम लोग, हमारा तो ये है कि भाई ये हमारा गोल है, इसको कैसे अचीव करना है, तो हम एक विज़न लेकर चलते हैं, उस विज़न के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं, और फिर उस एक्शन प्लान को फॉलो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए जो सर्वाधिकारवादी जो विचारधारा है, उसको कोई सुसंगत या तर्क संगत वैचारिक आधार प्रदान नहीं किया जा सकता। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है सर्वाधिकारवाद के विषय में। अब ये जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो टोटलिटेरियनिज्म है वो कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इटली में इसको फासिज्म कहा गया या फाजीवाद कहा गया, जर्मनी में इसको नाजिज़म या नाजीवाद कहा गया, नेशनल सोशलिज़म, जो कर्नल फ्रैंको के स्पेन में इसको फेलिंगिज्म कहा गया, सोवियत संघ में ये कम्युनिज़म के रूप में जाना गया, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म है ये। तो कई नामों से ये टोटलिटेरियन जो आइडियोलॉजी है वो इन कई नामों से जानी जाती है। लेकिन जो एक इसके लिए जो सबसे प्रसिद्ध शब्द है वो है फासीवाद।
फासिज्म। और ये जो फासिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा का, प्राचीन रोमन साम्राज्य के समय का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है फैसिस। और फैसिस का मतलब होता है कि एक उन लोगों का राज चिन्ह होता था प्राचीन रोम में, और वो राज चिन्ह होता था जिसमें कि लकड़ियों को एक बंडल बनाकर बांध दिया गया है और उसमें एक कुल्हाड़ी रखी हुई है, और ये राज सत्ता का और राज्य की एकता का प्रतीक माना जाता था। ये जो फैसिस्ट था, ये फैसिस्ट, इट वाज ए सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड यूनिटी ऑफ द स्टेट। और जो काउंसिल्स होते थे उस समय, यानी जो एग्जीक्यूटिव के, जो टॉप एग्जीक्यूटिव होती थी, वो इसका इस्तेमाल करती थी, इस सिंबल का अपने आदेशों को देने में या अपने कानूनों को जारी करने में इसका इस्तेमाल करती थी। तो मुसोलिनी ने इस फासिज्म शब्द को इसी मूल लैटिन शब्द से ग्रहण किया, यानी वो भी अथॉरिटी और यूनिटी को किसी भी राज्य का आधार मानता है। और इटली में भी जब उसने 1922 में सत्ता प्राप्त की तो उसने इटली को इसी तरह से एक अथॉरिटी और यूनिटी के आधार पर इस्टेब्लिश करने का संकल्प लिया। और यही सब भाव जो दूसरे टोटलिटेरियन लोग हैं उनमें भी इसी प्रकार का भाव, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो रूस में हो, अथॉरिटी, पावर, अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, ये उनके कीवर्ड्स हैं, उनके एक तरह से ऐसे शब्द हैं, ऐसे भाव हैं जो कि उनके राजनीतिक सिद्धांत की आधारशिला हैं। तो ये इसलिए फासिज्म शब्द जो है उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से मानी जाती है। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि फाजीबाद के विषय में कहा जाता है कि वो कोई सुसंगत राजनीतिक सामाजिक सिद्धांत नहीं है, और तमाम स्रोतों से विचार ग्रहण किए गए, और मुख्यतः जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं उनमें क्या एक्सपीडिएंट होगा, क्या करना लाभदायक होगा पावर के लिए, तो उस दृष्टि के आधार पर कुछ उन्होंने सिद्धांत अपने गढ़ लिए। इसलिए एक दृष्टिकोण तो ये है कि फासीबाद कोई सुसंगत विचारधारा नहीं है, लेकिन अब उसके साथ एक समस्या ये है कि स्वयं मुसोलिनी ने एक ग्रंथ की रचना की है, और उस ग्रंथ का नाम है द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म, कि फासीबाद के राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत। यानी उन्होंने एक प्रयास किया है कि नहीं, फासिज्म एक डॉक्ट्रिन है, और उस डॉक्ट्रिन को एलेबोरेट करते हुए मुसोलिनी ने एक ग्रंथ की रचना भी की। और बाद में मुसोलिनी का एक बड़ा सहायक हुआ, जो कि मंत्री भी, जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, गियोवानी जेंटिल। तो जो गियोवानी जेंटिल है वो बहुत बड़ा फासिस्ट आइडियोलॉग माना जाता है, एक सिद्धांतकार माना जाता है फासीबादी विचारधारा का। इसी तरह से जो नाजीवाद है उनका भी एक अपना डॉक्ट्रिन है, क्योंकि हिटलर की जो आत्मकथा है मेन कैंप, वो ही उसी में हिटलर ने अपनी मान्यताओं को स्पष्ट किया है, अपनी राजनीतिक सामाजिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है। और फिर हिटलर के दो बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी थे, एल्फ्रेड रोजनबर्ग, जिसने नाजीवादी सिद्धांत को एक व्यवस्थित चिंतन के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया, और दूसरा गोएबल्स, जो कि उनका प्रचार मंत्री था,
वो भी एक थ्योरिटिशियन माना जाता है, एक आइडियोलॉग माना जाता है नाजी डॉक्ट्रिन का। तो मतलब ये है कि इन लोगों ने, यद्यपि फासिज्म या टोटलिटेरियन जो विचारधारा है वो उसके बारे में ये तो बात सही है कि वो जो भी विचार प्रकट करते हैं वो रेशनलाइजेशंस हैं, यानी अपने जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए वो तर्क गढ़ते हैं, सिद्धांत गढ़ते हैं। उनके पास पहले से कोई सिद्धांत या कोई दर्शन नहीं था, क्योंकि वो सिद्धांत और दर्शन को अमूर्त चीज़ कह के खारिज करते रहे हमेशा, कि जो थियरीज़ होती हैं ये सब आज एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं और इन एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन से कुछ होता नहीं। लेकिन साथ साथ जब वो सत्ता में आ गए और जब उनका प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने अपने विचारों को एक व्यवस्थित रूप देने का भी प्रयास किया, और वो जो भी प्रयास था वो कितना भी सुपरफिशियल हो, लेकिन उन्होंने एक वैचारिक जगत में अपनी विचारधारा को व्यवस्थित करने का और स्थापित करने का प्रयास तो किया ही। तो ये पक्ष भी हमें फासीवाद के विषय में ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी बात ये होती है कि फासीवादी जो दृष्टिकोण है या जो सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण है वो राजनीति में एक नई प्रवृत्ति का प्रारंभ करता है। वो प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में पहले से 19वीं शताब्दी से चली आ रही थी, और 20वीं शताब्दी में भी कुछ विचारक उस पक्ष की ओर ध्यान दिला रहे थे, और वो उनका कहना ये था कि जो लिबरलिज़म ने ये माना कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान विवेकशील प्राणी होता है, और जो रेशनैलिटी है उसके आधार पर व्यक्ति चलता है, समुदाय चलते हैं, और राज्यों को भी चलना चाहिए। तो जो ये रेशनलिज़म था पॉलिटिक्स में, इसका जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, इस रेशनलिज़म को फासीवादियों ने, सर्वाधिकारवादियों ने चैलेंज किया, अस्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन का संचालन तर्क और बुद्धि से कम होता है या नहीं होता है, और राजनीतिक जीवन का संचालन भावना और गाथाओं से, मिथ से, इमोशन से, फीलिंग से और विल से, इच्छा शक्ति से, इनसे ज़्यादा होता है। राजनीतिक जीवन की संरचना करने में या राज्य की संरचना करने में विल का, इमोशन का, फीलिंग का, माइथोलॉजी का, मिथक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये सब चीज़ें इर्रेशनल कही जाती हैं। इसको कहते हैं इर्रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, यानी वे राजनीति में अबुद्धिवाद के प्रतिपादक हैं, और लोग भी कर रहे थे, और वो उस अबुद्धिवाद से दूसरे निष्कर्ष निकाल रहे थे, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय आया 20वीं शताब्दी में, जिसको साइकोलॉजिकल स्कूल कहते हैं, ख़ास तौर से ग्रैहम वेलास, तो वो भी इसी पक्ष को एम्फेसाइज कर रहे थे, लेकिन वो इससे दूसरे निष्कर्ष निकाल रहे थे। और ये लोग जो सर्वाधिकारवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, वो पॉलिटिक्स में रेशनलिज्म का प्रतिपादन करके भिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाल रहे थे। तो उन्होंने ये माना कि मनुष्य मूलतः एक भाव प्रधान प्राणी है, भावना प्रधान प्राणी है। उसके अंदर
एक जो अटैचमेंट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो ज़्यादा निर्णायक तत्व होता है मनुष्य को। और इन सब चीज़ों को गति देने में, दिशा देने में जो माइथोलॉजी होती है, जो मिथ्स होती हैं, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये भी एक पक्ष हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसी पक्ष को सुदृढ़ करने वाले जो विचार थे, जो कि 19वीं शताब्दी से प्रवाहित हो रहे थे, और कई विद्वान और कई राजनेता जिनका 19वीं शताब्दी में प्रतिपादन करते रहे थे, उनका भी फाजीवादी विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत का, नेशनलिज्म के आइडिया का। नेशनलिज्म का बेसिस भी फीलिंग और इमोशन होती है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो टोटलिटेरियन थिंकर्स थे, या ये जो टोटलिटेरियन मूवमेंट्स थे, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे, बड़े उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन थे। सब कुछ वहाँ पर राज्य राष्ट्र के लिए ही, उसी को साध्य माना गया। तो ये जो नेशनलिज्म का प्रभाव 19वीं शताब्दी से आ रहा था, और जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार ने और गति दी थी, और फिर इटली और जर्मनी और दूसरे देशों की परिस्थितियों ने जिसको और प्रबल किया था, या जिस भावना का इन लोगों ने खूब उपयोग करके अपने को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया, तो एक तो नेशनलिज्म का आइडिया इनके विचार में, इनकी विचारधारा में बड़ा प्रबल विचार है। ये जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। साम्यवादी विचारधारा भी अंततः उसी प्रकार की बन गई। हालांकि पहले तो वो अपने को अंतर्राष्ट्रवादी कहती थी, लेकिन रूस में या चीन में हम लोगों ने जिस प्रकार का साम्यवाद देखा, वो कतई नेशनलिस्ट था। स्टालिन के विषय में तो कहा ही जाता है कि उसने सोशलिज्म को नेशनलाइज किया, कि उसने समाजवाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यही बात माओ के विषय में भी कही जाती है। तो ये उनके जो उनका फ्रेमवर्क था, वैचारिक जो उनका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नेशनलिज्म था। दूसरा उसका महत्वपूर्ण भाग था रेशिज्म, नस्लवाद, जो मानव जाति में और इस तरह के विचार भी 19वीं शताब्दी में थे और चल रहे थे उसके बाद भी, कि चोज़न पीपल, कुछ लोग चोज़न हैं, यानी विशिष्ट प्रकार के लोग हैं, श्रेष्ठ प्रकार के लोग हैं, और बाकी लोग लेसर पीपल हैं, कमतर लोग हैं, हे हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं। और उसका आधार नस्ल को माना जाता था, रेस को माना जाता था। अब ये जो रेस है, रेशिज्म भी है, ये भी एक इमोशनल कंपोनेंट है, कि लोगों के बीच नस्ली आधार पर एकता और भिन्न नस्ल के प्रति घृणा का भाव, उपेक्षा का भाव, ये जो एक पक्ष था, वो भी इन टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज़ में हमें देखने को मिलता है। ख़ास तौर से नाज़ीवाद में ये पक्ष बहुत प्रबल है। फासीवाद में तो उतना प्रबल नहीं है, लेकिन नाज़ीवाद में ये जो रेसिज्म है, ये जो नस्लवाद है, वो बहुत प्रबल है। हम लोग जानते ही हैं कि हिटलर ने कहा कि जो हम लोग जो कि नॉर्डिक रेस के लोग हैं, यानी हम लोग जो जर्मन लोग हैं, वो आर्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो यहूदी लोग हैं, जो येलो रेसेस हैं, यहूदी लोग हैं, स्लेव्स हैं, जो पोलैंड वगैरह में लोग रहते हैं, स्लेव्स लोग, तो ये सब लोग घृणा के पात्र हैं। और
इनको हमें इनसे बच के रहना चाहिए या इनके लिए हमारी व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये जो नस्लवाद का विचार है उसमें भी एक बड़ी इमोशनल अपील थी। कम से कम इन लोगों ने जो नेशनलिज़म का जो आइडिया था, उस नेशनल आइडिया के साथ इस रेसिज़म का आइडिया को ऐसे गूंथा, इस तरह से उसको मिश्रित कर दिया कि वो एक बहुत ही बड़ी अपील बन गई आम आदमी के बीच में, आम जनमानस के बीच में। ये भी एक पक्ष है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ये लोग बड़े प्रैग्मेटिक थे। प्रैग्मेटिज़म वैसे एक विचार दृष्टि भी थी, एक दर्शन भी था, लेकिन ये जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है ये प्रैग्मेटिज़म में, व्यावहारिकतावाद में विश्वास रखती है कि भाई ये हमारे लक्ष्य हैं और इनकी पूर्ति अब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। हम लोग कोई इंटेलेक्चुअल डिस्प्यूटेशन में या इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स में नहीं पढ़ते, कोई मॉरल डिस्प्यूटेशन में नहीं पढ़ते हैं कि अच्छा या बुरा है। ये हमारा लक्ष्य है, इसे हमें प्राप्त करना है और इसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा। तो इसलिए जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है वो प्रैग्मेटिज़म से भी काफ़ी प्रभावित है। और फिर इनके ऊपर एक उस समय का जो एक मूवमेंट चल रहा था फ्रांस में, ख़ास तौर से सिंडिकलिज़म का, और सिंडिकलिज़म का एक प्रतिपादक हुआ जॉर्ज सोरेल, जो कि कल्ट ऑफ वायलेंस को बहुत ग्लोरीफाई कर रहा था। वो कहता था कि बिना हिंसा के तो कभी लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो सोरेल के विचारों का भी गहरा प्रभाव है, नीत्शे के विचारों का गहरा प्रभाव। नीत्शे जो कि एक जर्मन थिंकर था, क्योंकि नीत्शे ने ये जो विल टू पावर की धारणा प्रतिपादित की थी कि आपके अंदर संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको प्राप्त करना है और इसको हम किसी भी तरह से प्राप्त करेंगे। जब तक राजनेता में, हमारे लीडर में या हमारे रूलर्स में ये विल टू पावर नहीं होगी, तब तक कोई देश मजबूत नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो और इस विल टू पावर में इम्प्लाइड है कि चाहे हमें वायलेंस करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब जायज़। तो ये नीत्शे का, सोरेल का, और कुछ लोग मानते हैं कि हीगल का प्रभाव इन सब के ऊपर था। हालांकि हीगल को लेकर विवाद है विद्वानों के बीच कि हीगल, कुछ लोग मानते हैं कि हीगल का चिंतन फाजीवादी विचारधाराओं का जनक है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हीगल की मिसरीडिंग है, ये हीगल को गलत पढ़ने का निष्कर्ष है। जो भी हो, तो ये सारे प्रभाव, ये सब धाराएं टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी की संरचना में सहायक रही। ये हम क्लियर कट तरीके से नहीं कर सकते कि ये सब ये उनकी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज थी जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन हाँ, ये सारी जो फोर्सेस थीं, ये 19वीं शताब्दी से एक्टिव थीं और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के माहौल में इनको एक उपजाऊ भूमि मिली, इटली में भी और जर्मनी में भी, और उसमें और इन चतुर राजनेताओं ने उसका खूब भरपूर प्रयोग किया और अपने अपने देशों में अपने सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र की स्थापना की। मुसोलिनी ने 1922 में और हिटलर ने 1933 में। रूस में साम्यवाद तो लेनिन के समय 1917 की क्रांति के बाद आ ही चुका था। फ्रांको भी लगभग उसी समय सत्ता में आए थे। तो इस तरह से ये ट्रेंड्स हैं
क्योंकि या ये करेंट्स ऑफ थॉट थी जिनका कि प्रभाव सर्वाधिकारवादी विचारधारा के विकसित होने पर पड़ा। अब जो अगला पक्ष है वो ये है कि सर्वाधिकारवादी विचारधारा की मूल मान्यताएं क्या हैं, उनकी जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो सिद्धांत क्या है। तो हानार्ट ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में उसकी बड़ी श्रेष्ठ व्याख्या की है, और भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने कि सर्वाधिकारवादी जो विचारधारा है इसके अलग अलग पक्षों पर विचार किया है। लेकिन हम अगर उन एक सामान्य निष्कर्ष निकालना चाहें कि सर्वाधिकारवादी विचारधारा किन मूलभूत मान्यताओं को प्रतिपादित करती रही है, तो वो 3-4 बातें मुख्य रूप से हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि सर्वाधिकारवादी राज्य जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा है वो टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट में विश्वास करती है, जिसको मुसोलिनी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग विदाउट द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। यानी राज्य उनके लिए परम साध्य है, और इसी को टोटल स्टेट कहते हैं कि संपूर्ण यही एक डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म में फ़र्क भी है, क्योंकि वहाँ पर इस पावर का कंसंट्रेशन है। एक डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ में है, लेकिन वो टोटल स्टेट के सिद्धांत को वो लोग वहाँ पर नहीं माना जाता। यहाँ पर यह है कि न केवल पावर का टोटल कंसंट्रेशन है, हर प्रकार की पावर का, बल्कि जितनी भी समाज की संस्थाएं होती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो चर्च हो यानी धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे दूसरी संस्थाएं हों, चाहे आर्थिक संस्थाएं हों, इंडस्ट्री हो, ये सब जो हैं वो राज्य की कृति मानी जाती हैं और राज्य की कृपा पर आश्रित मानी जाती है। ये टोटल स्टेट का मतलब, जिसको रोजर स्क्रूटन ने कहा कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए सर्वाधिकारवाद में कोई स्थान नहीं है। सामान्यतः माना जाता है कि भाई राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी संस्थाएं हैं, जैसे फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी एक अपनी ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता, इनका एक अपना स्थान है, जिसमें राज्य को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या जिनको राज्य को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है वो ये बिल्कुल नहीं मानती। वो मानती कि ये सारी संस्थाएं जो हैं वो राज्य रूपी शरीर में सेल हैं, यानी उसको जैसे कि हमारी बॉडी में तरह तरह के सेल्स होते हैं, उन सब से हमारी बॉडी बनती है। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये राज्य रूपी शरीर में सेल्स का काम करती हैं, यानी इनकी अपने में कोई अस्मिता नहीं है, इनके ना कोई अपने लक्ष्य होते हैं, ना इनके कोई अपने निर्णय होते हैं या होने चाहिए, ना इनका कोई अपने में अस्तित्व है। इनके लक्ष्य को, इनकी कार्य प्रणाली को राज्य निर्धारित करेगा, यानी एक फैमिली या एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या सारी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वो स्टेट के टोटल कंट्रोल और डायरेक्शन में चलेंगे। तो इसलिए ये टोटल स्टेट का सिद्धांत है।
कि राज्य यहाँ पर सारी संस्थाओं को के ऊपर छाया हुआ है, ओवरशैडो करता है, ओवरवेल्म करता है सारी इंस्टीट्यूशंस को, जिनको कि सामान्यतः ऑटोनमस माना जाता है कि इन संस्थाओं का भी अपना औचित्य है, महत्व है, उनके अपने भी लक्ष्य होते हैं, राज्य को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी जिसको रोजर स्क्रूटन ने कहा कि सर्वाधिकारवाद इंडिविजुअल और स्टेट के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश कर देता है बीच में, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट के बीच ये तमाम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्थाएं आती हैं, उनको सबको एबॉलिश कर देता है, सबके महत्व को मानने से इनकार कर देता है। इसको विद्वानों ने विदरिंग अवे ऑफ सोसाइटी कहा कि समाज मुरझा जाता है सर्वाधिकारवादी विचारधारा में, विदरिंग अवे ऑफ सोसाइटी। तो राज्य सर्वोपरि संस्था है, परम साध्य है, राज्य का एक अपना व्यक्तित्व है। राज्य को वो देखते हैं स्पिरिचुअल एंगल से, लीगली एंटिटी नहीं मानते जैसे कि लिबरल आइडियोलॉजी में माना जाता है कि राज्य को केवल वैधानिक दृष्टि से वो नहीं देखते। वो मानते हैं कि स्टेट एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, उसका एक अपना व्यक्तित्व है, उसके अपने लक्ष्य होते हैं, उसके अपने कार्य होते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्ति को होना चाहिए। व्यक्ति उसका एक अंग मात्र है। इसलिए वो लिबरलिज्म की बहुत सारी मान्यताओं को, वो तो जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है वो लिबरलिज्म को बिल्कुल खारिज करती है, स्वीकार करती है कि व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, राज्य को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना, वो ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। राज्य के व्यक्तित्व में हमारा व्यक्तित्व समाहित है और राज्य जो है वो उसकी, जैसे कि हीगल ने कहा कि ईश्वर है और उस ईश्वर की हमें पूजा करनी है, उपासना करनी है, उसके लिए त्याग करना है, बलिदान करना है, उसके आदेशों का चुपचाप पालन करना है, उसके द्वारा बताए गए अनुशासन के अनुसार आचरण करना है। हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा, हमारे अपने स्वतंत्र लक्ष्य, हमारे अपने स्वतंत्र निर्णय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जिसको विद्वानों ने कहा कि सर्वाधिकारवादी विचारधारा सेक्रेलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स को वो धर्म का स्वरूप प्रदान कर देती है। क्योंकि जैसे कि धर्म में ईश्वर को परम शक्ति माना जाता है और सब कुछ उसी के नियंत्रण में है और हम केवल उसके अनुसार काम करें, तो इसलिए सिमोन वील ने, जो कि एक बड़ी विचारक हुई 20वीं शताब्दी में, उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को एक पॉलिटिकल रिलीजन कहा है कि यहाँ पर राजनीति धर्म का स्वरूप ले लेती है। तो इस प्रकार का राज्य है कि जिस पे चाहे और जितने भी समाज के वर्ग होते हैं उनकी अपने में, जैसे कि लेबर है, कैपिटलिस्ट है, तमाम प्रकार के वर्ग समाज में होते हैं, लेकिन वो सब उनकी अपने में कोई स्वतंत्र सत्ता या अस्मिता नहीं है, वे सब राज्य के वशवर्ती बन के ही काम करेंगे। तो इस तरह से इंडिविजुअल और उसके एसोसिएशंस को, व्यक्ति और उसके समुदायों को पूरी तरह से राज्य में अब्जॉर्ब कर देना, पूरी तरह से राज्य में विलीन कर देना, ये सर्वाधिकारवादी विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसी को टोटल स्टेट कहते हैं, जिसमें टोटल अथॉरिटी, टोटल पावर स्टेट के पास है और इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस के पास क्या है? टोटल डिवोशन, पूर्ण समर्पण। ये इसीलिए इसको टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है, सर्वाधिकारवाद कहा जाता है। तो इसलिए किसी
तरह की यानी वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो सत्य है और जो व्यक्ति है और व्यक्ति के समुदाय हैं वो असत्य हैं। स्टेट इम्पेरिशेबल है, अमर है, हमेशा रहता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं और जो उनके एसोसिएशंस हैं वो तो पेरिशेबल हैं, आज हैं कल नहीं, आते जाते रहते हैं। इसलिए उनका वो स्थान नहीं हो सकता है, उनकी कोई अपनी महत्ता नहीं हो सकती। उनकी जो भी महत्ता है वो राज्य का अंग होने के नाते है। तो इतना अधिक महत्व और इतनी महत्ता राज्य को, इतनी राज्य को शक्तिमत्ता देना, ये सर्वाधिकारवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसीलिए वे डेमोक्रेसी के भी आलोचक हैं, लोकतंत्र के भी वो विरोधी हैं। उनका ये मानना है कि लोकतंत्र का जो विचार है, इसमें माना जाता है कि भाई हर व्यक्ति के पास विवेक होता है, हर व्यक्ति निर्णय करेगा और बहुमत के आधार पर निर्णय होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी को वो मानते हैं कि केवल एक एनार्की होती है। जनता में ना शासन को समझने की सामर्थ्य होती है और शासन को करने की सामर्थ्य तो बिल्कुल नहीं होती। वो मानते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल या बाय द पीपल की बात को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि जनसाधारण में शासन करने की सामर्थ्य नहीं होती। और यहाँ पर उनके ऊपर नीत्शे और ऐसे दूसरे अभिजनवादियों का बड़ा गहरा प्रभाव है, जो कि एरिस्टोक्रेसी की महत्ता को मानते हैं कि शासन का काम अभिजनों का काम है, कुलीनों का काम है, श्रेष्ठ लोगों का काम है, जिनके अंदर विल टू पावर है और वो अपनी उस विल टू पावर से विज़न को रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए शासक के स्वरूप के बारे में उनकी जो दृष्टि है वो एलिटिस्ट है, एरिस्टोक्रेटिक है। वो डेमोक्रेसी को इसलिए स्वीकार नहीं करते। डेमोक्रेसी एक भीड़ तंत्र है, इसमें शासन नाम की कोई चीज़ होती नहीं। निरर्थक तर्क वितर्क होते हैं, निरर्थक विवाद होते हैं, न देश की कोई दिशा होती है, न देश के कोई कार्य ठीक प्रकार से हो पाते हैं। समाज में एक अफरा तफरी, अराजकता का वातावरण ही रहता है। सभी व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में राज्य को खींचते हैं। तो राज्य का संचालन कैसे हो सकता है ऐसी दिशा में? ऐसी दिशा में राज्य का संचालन कैसे हो सकता है? इसलिए जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करती है और उनका ये मानना है कि शासन संचालन में लीडर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो लीडर एक प्रकार से राष्ट्र विधाता होता है, जो कि लोगों को दिशा देता है, मार्गदर्शन देता है और उनको उस दिशा में ले चलने की सामर्थ्य रखता है। तब व्यक्ति का कल्याण होता है। जब ऐसा कोई सुपर ह्यूमन किस्म का लीडर, जो नीचे का आइडिया था सुपरमैन का, जब इस तरह का कोई सुपरमैन किसी समाज को मिलता है, तब उस समाज का भली प्रकार से संचालन होता है, तब अच्छा शासन स्थापित होता है, तब एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना होती है, तब प्रजा का वास्तव में कल्याण होता है। तो ये इनका मानना है कि शासन का स्वरूप तो एलिटिस्ट और एरिस्टोक्रेटिक ही होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र तो हमेशा कुशासन को ही जन्म देगा। लोकतंत्र में श्रेष्ठ शासन, शक्तिशाली शासन, और इसलिए शक्तिशाली राज्य की स्थापना तो संभव ही नहीं, क्योंकि जो सर्वाधिकारवादी शासक हैं, विचारक हैं, वे शक्ति के ऊपर, पावर, अथॉरिटी के ऊपर बहुत बल देते हैं।
राज्य का मतलब है शक्ति। जो राज्य शक्तिशाली नहीं तो वो राज्य ही नहीं। और राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए एक शक्तिशाली नेता की आवश्यकता है। जैसे कि हिटलर था जर्मनी में, या मुसोलिनी था, या जनरल फ्रैंको थे। वो मानते ये सुपरमैन हैं, ये मानवोत्तर लोग हैं, जो कि एक अपॉइंटेड ड्यूटी है उनकी राज्य को सही दिशा में ले चलना, राज्य को शक्तिशाली बनाना, उसको एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करना। तो ये लोग राज्य का संचालन करेंगे, तब राज्य का भली प्रकार से संचालन होगा। इसलिए हाना आरेंट भी कहती हैं कि टोटलिटेरियनिज्म की एक खास विशेषता है लीडर प्रिंसिपल, कि लीडर के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था बनी हुई है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि राज्य साध्य है, लेकिन राज्य साध्य है कहने से बेहतर होगा कि जो लीडर है वो साध्य है। वो जो कहे वो सबको करना है, उसके अनुसार सबको संचालित होना। और हाना आरेंट ये भी कहती हैं कि वैसे दिखावे के तौर से वहाँ पर संविधान और वो सब होता है, दूसरी संस्थाएं होती हैं, लेकिन वे सब लीडर के पूर्ण नियंत्रण में काम करती हैं। केवल संवैधानिक या शासकीय संस्थाओं का जो जाल होता है वो केवल दिखावा मात्र होता है। वास्तव में निर्णय लेने की शक्ति उनके पास नहीं होती, वास्तव में कार्य करने की शक्ति उनके पास नहीं होती। वास्तव में सारे निर्णय, सारी दिशा का निर्धारण जो लीडर है वो करता है। इसलिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म केवल एक कैमोफ्लाज होता है। सही अर्थ में वहाँ कोई संविधान या कोई संवैधानिक संस्थाएं कहने को वो अपने यहाँ बनाते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि लीडर सर्वोच्च है, और उस लीडर के मार्गदर्शन पे राज्य के सारे तंत्र को चलना है, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, कला को भी, संस्कृति को भी, सबको दिशा देना। राज्य जो लीडर है वो सबको दिशा देगा। सारी जो वैल्यूज़ हैं, सारे जो लॉज हैं, सारे जो डिसीजंस हैं, उनका स्रोत लीडर है। जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में, जैसा कि हमने देखा कि स्टालिन भी रूस में ऐसा ही करता था, चीन में माओ भी का भी यही स्वरूप था, स्टालिन और मुसोलिनी और ये हिटलर का तो था ही। तो एक पक्ष ये भी है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इसलिए अर्नस्ट फ्रैंकल नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने सर्वाधिकारवादी राज्य को डुअल स्टेट कहा है, द्वैत राज्य, डुअल स्टेट। डुअल स्टेट से मतलब यह है कि सिद्धांत में कुछ है लेकिन व्यवहार में कुछ है। सिद्धांत में तो यह है कि भाई कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, दूसरी भी संस्थाएं हैं, लेकिन ये सब केवल ये इन सब की एक प्रकार से शक्तिहीन है। जो असली शक्ति है, जो असली क्षमता है, वो तो जो लीडर है उसके पास में है। इसलिए वहाँ पर एक ड्युअलिटी है, एक ड्युअलिज्म है कि देखने में कुछ है और वास्तव में कुछ है। इसलिए अर्नस्ट फ्रैंकल कहते हैं कि जो टोटलिटेरियन स्टेट होता है वो एक डुअल स्टेट होता है, थ्योरी में कुछ, प्रैक्टिस में कुछ। थ्योरी में लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तमाम पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन सब पावरलेस हैं। असली जो पावर है, अथॉरिटी है, वो लीडर के पास में। तो ये भी एक पक्ष है जो कि यानी जो वो सारा सर्वाधिकारवादी तंत्र की जो धुरी होता है वो नेता होता है। वो कानून का स्रोत भी है, वो नैतिकता का स्रोत भी है, वो शिक्षा का स्रोत भी है, वो अर्थनीति का स्रोत भी है, वो संस्कृति का स्रोत भी है। जो कुछ भी राष्ट्रीय जीवन में होता है सब का स्रोत लीडर होता है, एपिसेंटर है।
वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सारा तंत्र घूमता रहता है। तो ये भी एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा, और ऐसा हमने देखा जितने भी सर्वाधिकारवादी देश हैं उसमें इसी प्रकार से होता है। वहाँ जो भी शिक्षा है, संस्कृति है, ज्ञान है, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, सब पूरी तरह से स्टेट के और लीडर के कंट्रोल में होती है। उसके निर्देश के अनुसार, उसकी नीति के अनुसार चलती है। उनको किसी भी प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती। तो ये भी एक पक्ष है जो कि सर्वाधिकारवादी विचारधारा के। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जहाँ तक उनके इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन का संबंध है, तो जाहिर है कि वो मानते हैं कि भाई लेबर और कैपिटल दोनों ज़रूरी हैं राष्ट्र की शक्ति के विकास के लिए। इसलिए दोनों में झगड़े जैसी कोई बात को वो अस्वीकार करते हैं। इसलिए वो लोग सोशलिज़म के भी विरोधी हैं, क्योंकि सोशलिज़म जो है वो कहता है कि भाई लेबर और कैपिटल में हमेशा विरोध रहता है, और वो विरोध जो है अंततः लेबर की विजय में समाप्त होगा। तो वो कहते ये इस तरह के क्लास और क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत तो राज्य को कमज़ोर करने वाले सिद्धांत हैं, राज्य की सत्ता के लिए चुनौती है, राज्य की एकता के लिए चुनौती है। इसलिए वो सोशलिज़म को भी रिजेक्ट करता है। कि नेशनल सोशलिज़म उनकी पार्टी का नाम था, और सोशलिज़म के कुछ सिद्धांतों को हिटलर ने माना भी, और वो उसकी लोकप्रियता का एक कारण वो भी था। लेकिन अंततः ना लेबर प्रधान है ना कैपिटल प्रधान है, अंततः राज्य प्रधान है, और दोनों को राज्य के निर्देशानुसार चलना चाहिए, काम करना चाहिए। मुसोलिनी ने कॉरपोरेट स्टेट का सिद्धांत दिया। मतलब ये है कि बहुत सारे आर्थिक वर्ग होते हैं, क्योंकि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियां करने वाले लोग अपनी बात कहें, अपने विचार रखें, लेकिन अंततः क्या होना है ये निर्णय राज्य करेगा, लीडर करेगा। तो स्टेट में जो तमाम कॉरपोरेशंस का, यानी आर्थिक, वो तो आर्थिक इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन का पक्षधर था मुसोलिनी, कि ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, इसकी जगह पर इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आर्थिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत होना चाहिए कि देश की संसद में विभिन्न आर्थिक समूह, आर्थिक हितों के लोग जाके बैठें और वहाँ पर बातचीत करें, विचार विमर्श करें। लेबर के भी हों, कैपिटल के भी हों, एग्रीकल्चर के भी हों, सभी प्रकार के आर्थिक हित अपनी अपनी बात तो कह सकते हैं। सभी कॉरपोरेशंस को अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का तो ठीक है, लेकिन अंततः वही होगा जो कि राज्य तय करेगा। क्योंकि जो पब्लिक गुड है वो राज्य ही डिफाइन कर सकता है। उनका मानना है कि ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं ये केवल पर्टिकुलर गुड तक सीमित रहते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व या इनको ज़्यादा शक्ति नहीं प्रदान की जा सकती है। जो विशिष्ट हित होते हैं वो जो विशिष्ट वर्ग होते हैं वो विशिष्ट हित तक ही सीमित रहते हैं। उनकी आउटलुक हमेशा लोकल, फेरोकियल होती है, संकीर्ण दृष्टि होती है। लेकिन फासीबाद और नाजीबाद तो हमेशा राज्य को सबसे ऊपर रख के चीज़ों के ऊपर विचार करता है। तो इसलिए इन लोगों को उसी सीमा तक महत्व है, उसी सीमा तक शक्ति है जिस सीमा तक ये राज्य की इच्छानुसार कार्य करते हैं। तो इसलिए जो कॉरपोरेट स्टेट का विचार है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें तमाम जो कॉरपोरेशंस हैं वो स्टेट के डायरेक्शन में, कंट्रोल में काम करें। वहाँ कोई भी वर्किंग क्लास प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, स्ट्राइक नहीं कर सकता है। वहाँ कोई भी कैपिटलिस्ट केवल अपने हिसाब से मुनाफा कमाना चाहे तो नहीं कमा सकता। राज्य की कड़ी निगाह लेबर पर भी है, कैपिटल पर भी है, दूसरे आर्थिक समूहों पर भी है, दूसरे आर्थिक, और उन सब को
राज्य के हित के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो ये कॉरपोरेट स्टेट का जो आइडिया है, ये उनकी आर्थिक संरचना है, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है एक टोटलिटेरियन स्टेट का, वो इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा मुसोलिनी का विचार था। और इसी में एक बात नाजी जर्मनी में जोड़ी गई हिटलर के द्वारा, ऑटॉर्की का, स्वावलंबन का सिद्धांत। वो ये मानते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि हमें किसी दूसरे देश पर संसार में निर्भर नहीं होना पड़े। इसको ऑटॉर्की कहते हैं, आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन। क्योंकि जब हम दूसरे देशों पर निर्भर होंगे तो ये हमारी शक्ति को कम करेगा। वो दूसरे कभी भी हमको ब्लैकमेल या प्रेशराइज कर सकते हैं। इसलिए हमारी आर्थिक शक्ति इतनी हो कि हमें किसी पर, किसी बात के लिए, किसी अन्य देश पर किसी बात के लिए निर्भर ना होने पड़े। राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसलिए वो ऑटॉर्की पर यानी आत्मनिर्भरता पर बहुत बल देता था हिटलर। और उसने अपने लगभग 12 वर्ष के काल में बहुत बड़े पैमाने पर जर्मनी का कायाकल्प भी किया। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले और बड़ी सफलता से पूरे भी हुए। तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का काम भी हिटलर ने बड़े पैमाने पर किया। तो इस आधार पर वे अपने आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीयता, इंटरनेशनलिज्म, पैसिफिज्म, शांतिवाद या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तो वो घोर विरोधी हैं। उनका कहना था कि ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स हैं जो कि हमारी देशभक्ति को कमज़ोर करते हैं। यूनिवर्सलिज्म या इंटरनेशनलिज्म ये देशभक्ति को कमज़ोर करता है। हमारी जो लॉयल्टी है, हमारी जो डिवोशन है, वो देश से हटाकर एक किसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की प्रति ले जाता है। या इसी तरह से जो समाजवादी हैं कहते हैं नहीं क्लास, तो वो कहते हैं कि क्लास आइडेंटिटी को अगर हम ज़्यादा बल देंगे तो हमारी जो देशभक्ति है वो कमज़ोर होगी। इसलिए वो कहता है कि ये सब शांति ही रहनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा होना चाहिए। एक सब अमूर्त आदर्श हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये सब कमज़ोर करने वाले विचार हैं। ये सब डेबिलिटेटिंग आइडियाज़ हैं जो कि मनुष्य को और देश को कमज़ोर बनाते हैं। शांति की बात कायरता उत्पन्न करती है, क्योंकि संघर्ष, युद्ध ये मनुष्य की प्रगति का और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए जो सर्वाधिकारवादी विचारक हैं वे वार को ग्लोरीफाई करते हैं, युद्ध का महिमा मंडन करते हैं। क्योंकि युद्ध, जैसा कि हिगल का भी तर्क था, क्योंकि युद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास करता है और राज्य की शक्ति का भी विस्तार करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इस तरह से होता है कि युद्ध के दौरान आप अपने छोटे मोटे मटेरियल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं और देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो ये आपको अपने क्षुद्र स्वार्थों और हितों से ऊपर उठा के देश के प्रति समर्पित करता है। और युद्ध जो होता है वो राज्य की शक्ति का भी विस्तार करता है। उनका ये मानना है कि जो वार है वो प्रूनिंग इंस्ट्रूमेंट है इतिहास का, कि युद्ध के द्वारा ये निर्धारित होता है कि कौन सी नस्ल श्रेष्ठ है और कौन सी नस्ल अश्रेष्ठ है, किन लोगों को वास्तव में संसार में शासक होना चाहिए और किन लोगों को शासित होना चाहिए, कौन सबल है कौन दुर्बल है। इसका निर्धारण तो युद्ध में ही होता है। इसलिए युद्ध के बिना राज्य की परीक्षा नहीं हो सकती और युद्ध
जब तक नहीं होगा तब तक राज्य की सैन्य और दूसरे प्रकार की शक्तियों का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए शांति की बात करना तो कायरता है, दुर्बलता है। शांति जो है वो पतनकारी होती है, व्यक्ति को भी दुर्बल बनाती है, राज्य को भी दुर्बल बनाती है। इसलिए मुसोलिनी का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि वार इज़ टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज़ टू वुमेन, कि जैसे स्त्री के लिए मातृत्व स्वाभाविक है वैसे पुरुष के लिए युद्ध स्वाभाविक है। तो इसलिए जो फासीवादी विचारक हैं, जो सर्वाधिकारवादी विचारक हैं, वो युद्ध के पक्षधर हैं और युद्ध को व्यक्ति और राज्य के उन्नयन का आधार मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार से ये एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है सर्वाधिकारवादी विचारधारा का। सर्वाधिकारवादी विचारधारा, और जैसा कि हाना आरेंट ने कहा है कि उसका एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हिंसा और आतंक को श्रेष्ठ मानना। हाना आरेंट कहती हैं कि सर्वाधिकारवाद हिंसा और आतंक को साधन नहीं मानता है, साध्य बना देता है। और उनका कहना है कि दूसरी विचारधाराओं में तो ये, जैसे कि जो अधिनायकवादी विचारधाराएं थीं, वो तो मानती थी कि भाई शक्ति प्राप्त करना है इसलिए हमें हिंसा और आतंक का सहारा लेना है, जब शक्ति प्राप्त हो गई तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये तो वायलेंस और टेरर को एक परमानेंट फीचर बनाए रखना चाहती हैं शासन तंत्र का, क्योंकि लोगों को हमेशा टेरराइज करना, उनको हमेशा आतंकित करना, उनको हमेशा राज्य शक्ति से चमत्कृत करना, ये इस विचारधारा का लक्ष्य होता है। इसलिए वायलेंस और टेरर उनके लिए मीन्स नहीं होते हैं, एंड्स होते हैं, साध्य होते हैं। और उन्होंने इस प्रकार से किया भी, और इसके लिए पूरा तंत्र, आर्मी ही नहीं बल्कि उनके यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व सीक्रेट पुलिस का होता है। हर व्यक्ति के पीछे लोग लगे हुए हैं, जासूसी कर रहे हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठे कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से साइकोलॉजिकली और दूसरे तरीक़ों से उनको बराबर टेरराइज कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी कहीं भी असहमति ना पैदा होने पाए, कहीं भी विरोध ना पैदा होने पाए। जिसको कि हेरल्ड लासवेल ने कहा कि गैरिसन स्टेट, कारागार राज्य, कि पूरा राज्य एक कारागार में तब्दील हो जाता है। तो पुलिस है, आर्मी है, उनका अपना स्पाइनरी सिस्टम है, सीक्रेट पुलिस है, और फाइनली ये है कि एक्सटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन कैंप्स, यातना शिविर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके निरंतर लोगों को डराए रखना, आतंकित रखना, और किसी भी अन्य विचार के लिए, अन्य दृष्टिकोण के लिए कोई स्थान ना होने पाए। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो कि हमें सर्वाधिकारवादी राज्य में दिखाई पड़ती है। यानी कोई कानून नहीं, लोग शासक से, जो कि मैकियावेली भी कहता था कि लोग शासक से प्रेम न करें, डरें। जो मैकियावेली ने बात कही कि एक अच्छे सफल शासक का लक्षण ये है कि द पीपल शुड फियर द किंग मोर देन दे लव हिम, कि एक अच्छा शासक वो है कि जिससे लोग प्रेम कम करें, डरें ज़्यादा। तो ये लोगों को हमेशा टेरराइज करना, विभिन्न प्रकार से दमन, उत्पीड़न,
मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लोगों के ऊपर हर प्रकार से नियंत्रण स्थापित करना, जिससे कि राज्य की सत्ता को कोई चुनौती देने वाला ना हो, ये एक सर्वाधिकारवाद का अन्य प्रमुख लक्षण रहा है। और हम लोग जानते हैं कि रूस में भी, सोवियत संघ में भी और इटली में भी और जर्मनी में भी बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुए। जिस पर भी ज़रा भी संदेह हुआ कि वो शासक का, लीडर के लिए चुनौती बन रहा है या बन सकता है, उसको उसके जीवन का अंत कर देना, और इस प्रकार से हज़ारों हज़ार लोगों का जीवन का अंत कर दिया गया। ये सब इतिहास के सत्य हैं। इन सर्वाधिकारवादी प्रणालियों में एक सामान्य बात थी, इस प्रकार का दमन, उत्पीड़न, एक्सटर्मिनेशन, ये उनकी एक सामान्य विशेषता थी। तो ये एक पक्ष और है कि जो एक सर्वाधिकारवादी राज्य होता है वो एक कारागार राज्य होता है, एक गैरिसन स्टेट होता है। पूरा राज्य एक कारागार में, एक जेल खाने में तब्दील हो जाता। और फिर जैसा कि हमने शुरू में उल्लेख किया, नस्लवाद, ये एक अन्य प्रवृत्ति देखने को मिली। रूस में भी देखने को मिली, सोवियत रूस में भी देखने को मिली, जर्मनी में भी देखने को मिली, और यदा कदा इसके संकेत हमें इटली में मुसोलिनी के राज्य में भी दिखाई पड़ते हैं। रूस ने भी कुछ नस्ल के लोगों को एलिमिनेट करने का काम किया, और जर्मनी में हिटलर ने तो बड़े पैमाने पर यहूदियों को अनार्य कहकर या हीन कहकर, हे कहकर उनके ऊपर पहले पक्षपात किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, और उसके बाद जब डिस्क्रिमिनेशन से काम नहीं चला तो एक्सटर्मिनेशन, उनका विनाश किया। क्योंकि रेसिज्म का सिद्धांत दो बातें मानता है। पहली बात तो यह है कि रेसिज्म में ये अंतर्निहित है कि भाई हम लोग जो हैं वो श्रेष्ठ प्रजाति के लोग हैं, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जैसा कि बाइबल का शब्द है कि चोजन पीपुल है। और इसलिए क्योंकि हम, और दूसरे जो लोग हैं जिनको हम वो कर देते हैं, खुद ही तय कर देते हैं कि भाई ये लोग जो हैं वो हीन लोग हैं, हे लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं, अनार्य हैं। जैसे कि हिटलर ने यहूदियों को और दूसरी जो येलो रेसेस हैं उनको कह दिया कि ये सब अनार्य लोग हैं, अश्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं, और ये हमारे जर्मनी में संक्रमण पैदा कर रहे हैं, संकट पैदा कर रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हिटलर ये भी कहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी की दुर्दशा हुई उसके लिए यहूदी जिम्मेदार थे, इन लोगों ने विश्वासघात किया, इन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है अदर का, जिसको अस्तित्ववादी भाषा में अदर कहते हैं, कि ये लोग अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हमसे भिन्न लोग हैं, और इसलिए ये हमारे देश में इनका कोई स्थान नहीं है। तो एक तो रेशल सुपीरियरिटी, नस्लीय श्रेष्ठता, और फिर जो लोग दूसरी नस्ल के लोग हैं उनके साथ भेदभाव, पक्षपात। तो हिटलर ने जैसे कि कई नियम बनाए कि जो जर्मन लोग हैं वो यहूदियों से विवाह नहीं कर सकते, उनके बीच मैरिज नहीं हो सकती, एक जर्मन की और एक ज्यू की। जो ज्यूस थे उनको एक्सप्रोप्रिएट किया गया, यानी उनकी संपत्ति जब्त करने का काम भी हुआ। जो विद्वान थे उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनको विवश किया गया, और ऐसा हुआ भी कि बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो कि यहूदी थे
वो जर्मनी छोड़ के चले गए। और उसके बाद फिर वहाँ पर एक बहुत सुनियोजित अभियान चला यहूदियों के कत्लेआम का, और इतिहास में ये बात दर्ज है कि लगभग 60 लाख यहूदियों का हिटलर ने कत्लेआम कराया कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चेम्बर्स में, जहाँ पर उनको यातनाएं दी जाती थीं, और इतनी यातनाएं दी जाती थीं कि अंततः उनकी मौत हो जाती थी। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और ये उनका मानना है, इस नस्लवाद के सिद्धांत के मानने वालों का, कि हम लोग सारे संसार पर शासन करने के लिए पैदा हुए। और हिटलर का भी ये दावा था कि 1000 वर्ष तक हमारा शासन संसार पर होगा। और जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया, तो उसके पीछे उसका ये एक विश्व विजय का भी विचार था, जिसमें वो असफल हुआ अंततः। तो ये उनका मानना था कि जो नस्लीय रूप से श्रेष्ठ लोग हैं, उन्हीं को संसार में शासन करने का अधिकार है, बाकी लोगों को शासित के रूप में रहना है। तो इस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन इस सर्वाधिकारवादी विचारधारा में किया गया। और जाहिर है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने अपनाया, एक बहुत बड़ा उपकरण अपनाया। उनकी कार्य पद्धति का एक अंग था प्रोपेगेंडा, प्रचार तंत्र। हाना आरेंट लिखती हैं कि वो उनका ये मानना था कि वो फैक्ट्स को फैब्रिकेट करते थे, वो रियलिटी को एक नई रियलिटी क्रिएट करके जनता के सामने पेश करते थे, और उसका इतना प्रचार प्रसार करते थे कि जनता उसी को सत्य मान लेती थी और उसी को स्वीकार कर लेती थी। तो एक बड़ा सशक्त प्रचार तंत्र भी इन सर्वाधिकारवादी शासकों के पास था, चाहे वो सोवियत संघ में हो, चाहे वो चीन में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो इटली में हो। एक ब्रेन वॉशिंग करना लोगों की पूरी तरह से, कि केवल वो उसी को सत्य माने जो कि उनको बताया जा रहा है, केवल वो उसी को तथ्य माने जो कि उनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किसी दूसरे स्रोत से आ रहा है उसको शरारतपूर्ण कहकर, असत्य कहकर खारिज कर दिया जाए। ये एक उनके विचारधारा का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग था। और जर्मनी में गोएबल्स जो था, जो कि हिटलर का प्रचार मंत्री था, वो इस कला में बहुत प्रवीण था, और उसने जर्मनी में हिटलर को मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के मन में स्थापित करने में प्रचार तंत्र का भरपूर सहारा लिया। तो ये एक हम लोग कह सकते हैं कि संक्षेप में ये एक दृष्टि सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं में दिखाई पड़ती है, कि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें राज्य की भारी भरकम उपस्थिति ही दिखाई पड़ती है। हाना आरेंट ने इसीलिए कहा कि टोटलिटेरियनिज्म को कैसे डिफाइन किया जाए, तो उन्होंने कहा कि टोटलिटेरियनिज्म इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टेट एंड एब्सेंस ऑफ लॉ, कि बस वहाँ राज्य और राज्य का नेता बस वही दिखाई पड़ता है, ना वहाँ कोई नियम है, ना वहाँ कोई कानून है, ना वो वहाँ कोई नीति है, ना वहाँ कोई मर्यादा है, कुछ भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ द स्टेट एंड एब्सेंस ऑफ द लॉ, ये टोटलिटेरियनिज्म है। तो राज्य को इतना महिमा मंडित करना, और वो यहाँ तक कहते हैं कि नेशन भी राज्य क्रिएट करता है। जैसे ये राजनीति शास्त्र में एक विषय रहा है विवाद का, विचार का, कि राष्ट्र और राज्य में कौन प्रधान है, कौन गॉड है, कौन किसको किसका आधार होता है।
तो जो सर्वाधिकारवादी विचारक हैं वो बहुत क्लियर हैं कि नेशन हुड को क्रिएट करने वाला स्टेट होता है। भारतीय जो दृष्टि है राजनीति की, उसमें राष्ट्र पहले है, राज्य का वो महत्व नहीं है जो कि राष्ट्र का है। राष्ट्र चिरस्थायी तत्व है। लेकिन जो फाजीवादी विचारधारा है वो मानती है कि नहीं, राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और स्टेट ही लीडर की अथॉरिटी के द्वारा, पावर के द्वारा नेशनहुड को क्रिएट करता है तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। और उन्होंने जर्मनी में ऐसा किया भी। एक खास प्रकार का नेशनलिज्म उन्होंने उत्पन्न भी किया, जो कि टैगोर कहते हैं कि जो नेशनलिज्म महायुद्ध के लिए, विनाशकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार था। तो इस प्रकार से सर्वाधिकारवादी विचारधारा का प्रबल प्रभाव हमें 20वीं शताब्दी पर दिखाई पड़ता है। ये अवश्य बात है कि जितनी भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं कायम हुई उनमें कुछ चीज़ें तो सामान्य दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कुछ उनकी अपनी अपनी विशिष्टताएं भी हैं, उनकी अपनी अपनी पेक्युलरिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं जो कि हमको उन सभी विचारधाराओं में दिखाई पड़ती। तो ये एक विचारधारा है जो कि स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि जिस प्रकार की दृष्टि, जिस प्रकार के सिद्धांत सर्वाधिकारवाद प्रतिपादित करता है वे मानवीयता का घोर अपमान है। वे जो मनुष्य की जो उच्चतर संवेदनाएं हैं, जो मनुष्य की जो श्रेष्ठ संवेदनाएं हैं, उनके कतई विपरीत हैं, उनका उपास उड़ाने का काम करते हैं। और किस प्रकार से वे कभी कभी श्रेष्ठ मान्यताओं को विकृत रूप में भी प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। जैसे राष्ट्र की जो उनकी अवधारणा है, राष्ट्र की अवधारणा अपने आप में तो एक श्रेष्ठ अवधारणा है, लेकिन राष्ट्र की अवधारणा को उन्होंने जिस प्रकार से विकृत किया वो तो विनाश का कारण बना। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण विचार प्रवृत्ति है, विचारधारा है जो कि हमें 20वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी।